सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सिर्फ एक बटन दबा और एक पूरा शहर राख हो गया। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए भाग रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में उनके पीछे कुछ नहीं बचा। न जमीन, न छत, न आसमान, सिर्फ चीखें थी। यह कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, यह सच्ची कहानी है दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई की। एक ऐसा युद्ध जिसने 8 करोड़ जानें निगल ली और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी शुरू होती है साल 1939 में, जब एक तानाशाह ने अपने सपनों के लिए पूरी दुनिया को आंख में झोंक दिया। दोस्तों, आज हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। साल 1918, गोलियां थम चुकी थी, तोपों की आवाज अब केवल यादों में गूंजती थी। लाखों जवान जो कभी अपने घर से हंसते हंसते निकले थे, अब जमीन के नीचे सो रहे थे। उनके परिवारों ने आंखों में आंसू और दिलों में सवाल लिए एक नई सुबह देखी थी। एक ऐसी सुबह जिसमें युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन शांति अब भी दूर थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जर्मनी के दिल में जो जख्म छोड़े गए वो नासूर बन चुके थे। वर्साई की संधि ने जर्मनी को सिर्फ हराया नहीं, उसे नीचा दिखाया, तोड़ा, उसकी सेना छीनी, जमीन छीनी और उस पर इतना जुर्माना डाला कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी करहा उठी। जर्मन लोग अपने देश की इस हालत को देखकर अपमानित महसूस करने लगे। उनके दिल में बदले की आग सुलगने लगी। बेरोजगारी, भुखमरी, मुद्रास्फीति ने देश को निचोड़ डाला। सड़कों पर लोग भूख से बिलखते थे और युवाओं के पास कोई भविष्य नहीं था। ऐसी ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति उभरा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाषणों में आग बरसाता था, जो कहता था कि हम फिर से महान बनेंगे, हमसे जो छीना गया है वो हम वापस लाएंगे। उसका नाम था अडोल्फ हिटलर। हिटलर एक मामूली चित्रकार था जिसने पहले विश्व युद्ध में सैनिक की तरह भाग लिया था। उसने देखा था जर्मनी की हार और अपमान। उसे गुस्सा था ब्रिटेन, फ्रांस, यहूदियों और उस संधि पर जिसने जर्मनी को गिरा दिया था। हिटलर ने जर्मन जनता के इसी गुस्से को आवाज दी। उसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नाजी पार्टी, और फिर एक एक कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता गया। 1933 में वह चांसलर बना और जल्द ही जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। हिटलर ने जर्मनी को फिर से खड़ा करने की कसम खाई। उसने कारखाने खोले, लोगों को रोजगार दिया, सड़कों का जाल बिछाया और सेना फिर से बनानी शुरू कर दी, चुपचाप, नियमों को तोड़ते हुए। दुनिया चुप थी। ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि अगर हिटलर खुश रहेगा तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन हिटलर को सिर्फ शांति नहीं चाहिए थी, उसे बदला चाहिए था, विस्तार चाहिए था, उसे शक्ति चाहिए थी। धीरे धीरे हिटलर ने पहले राइनलैंड पर कब्जा किया, फिर ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और फिर नजर डाली चेकोस्लोवाकिया पर। ब्रिटेन और फ्रांस बस चेतावनियां देते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। हिटलर को लगने लगा कि दुनिया डरपोक है। अब वह एक और कदम बढ़ाने वाला था, पोलैंड पर हमला। लेकिन इस बार दुनिया शांत नहीं रहने वाली थी। 1 सितंबर 1939 की सुबह पोलैंड के नीले आसमान पर जर्मन विमानों की गड़गड़ाहट गूंजी। जमीन पर टैंकों की लकीरें खिंच गईं और हिटलर की नाजी सेना पोलैंड की सीमा लांघ चुकी थी। यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि महीनों से इसकी तैयारी हो रही थी। हिटलर जानता था कि अगर उसने पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन और फ्रांस जवाब देंगे, लेकिन वह इसके लिए तैयार था। उसने चुपचाप सोवियत संघ से भी एक समझौता कर लिया था, मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि, जिसमें तय हुआ कि जर्मनी और सोवियत रूस पोलैंड को आपस में बांट लेंगे और एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेतावनी दी, अगर तुमने पोलैंड नहीं छोड़ा तो हम युद्ध करेंगे। लेकिन हिटलर झुका नहीं और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। एक बार दुनिया फिर से युद्ध के घेरे में थी, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा घातक, पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा व्यापक। पोलैंड पर जर्मनी ने जिस तेजी से हमला किया उसे नाम दिया गया ब्लिट्जक्रेग, यानी आकाश से बिजली की तरह हमला। टैंक, तोपें और हवाई हमले एक साथ किए गए। पोलैंड टिक नहीं सका और 27 दिनों में ही उसकी राजधानी वार्सा ढह गई और सोवियत संघ ने भी पूरब में हमला कर दिया। पोलैंड 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन युद्ध यही नहीं रुका। हिटलर का अगला निशाना डेनमार्क और नॉर्वे थे। उसने दोनों देशों पर कब्जा कर लिया ताकि ब्रिटेन की नौसेना को रोका जा सके। उसके बाद वह बढ़ा नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग की ओर और फिर सीधे फ्रांस की तरफ। फ्रांस जो पहले विश्व युद्ध में महीनों तक लड़ा था, इस बार महज 6 हफ्तों में टूट गया। पेरिस जो कला और संस्कृति का शहर था, अब जर्मन सैनिकों के बूटों से कुचला जा रहा था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना पीछे हट गई और डनकिर्क नाम की जगह पर फंस गई। वहां से उन्हें बचाकर निकालना एक चमत्कार था, जिसे कहते हैं डनकिर्क मिरेकल।
सैकड़ों छोटी छोटी नौकाएं, मछली पकड़ने वाली नाव, यहां तक कि निजी नावें भी आई और 3 लाख सैनिकों को बचाकर ब्रिटेन ले गईं। अब हिटलर की नजर ब्रिटेन पर थी। उसने अपने वायुसेना प्रमुख गेरिंग को आदेश दिया कि ब्रिटेन को झुका दिया जाए और फिर शुरू हुआ बैटल ऑफ ब्रिटेन। हर दिन जर्मन विमान ब्रिटेन के आसमान में आते, बम गिराते, शहरों को तबाह करते, लेकिन ब्रिटेन इन सब से झुका नहीं। ब्रिटिश पायलटों की बहादुरी, चर्चिल की नेतृत्व शक्ति और लोगों की एकता ने हिटलर को रोक दिया। ब्रिटेन खड़ा रहा। यह युद्ध अब सिर्फ यूरोप का नहीं रहा था, यह एक वैश्विक जंग बन चुका था। साल था 1941। यूरोप के एक बड़े हिस्से पर अब जर्मनी का कब्जा था। पश्चिम में फ्रांस गिर चुका था, ब्रिटेन अकेला लड़ रहा था और इटली हिटलर का साथी बन चुका था। लेकिन हिटलर के मन में एक और सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे बचपन से परेशान करता था, लेवेनसाम यानी जर्मनी के लिए और अधिक जमीन एकत्रित करना। हिटलर का मानना था कि असली लड़ाई कम्युनिज्म के खिलाफ है और कम्युनिज्म का सबसे बड़ा गढ़ था सोवियत संघ। उसने अपनी ही संधि को तोड़ते हुए 22 जून 1941 को अचानक हमला कर दिया। इसे ऑपरेशन बाराबोरसा कहा गया। यह हमला इतना बड़ा था कि इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान कहलाता है। 3 दिशाओं से 3 विशाल सेनाएं सोवियत संघ पर टूट पड़ी। जर्मनी को लगा कि वह रूस को 3 महीनों में जीत लेगा। शुरुआत में वह सफल भी रहा और हजारों किलोमीटर इलाका उसने जीत लिया। लेकिन हिटलर ने रूसी सर्दियों की ताकत को कम आंका। जैसे ही बर्फ गिरी, जर्मन टैंक रुकने लगे, सैनिक ठंड में जमने लगे और सोवियत संघ की रेड आर्मी ने पलटवार शुरू कर दिया। मॉस्को नहीं गिरा, बल्कि जर्मनी पहली बार रुक गया। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे छोर पर जापान अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसे प्रशांत महासागर में अपना वर्चस्व चाहिए था। वह चीन, कोरिया, इंडोनेशिया और वियतनाम में घुसपैठ कर चुका था। अमेरिका, जो अब तक युद्ध से दूर था, जापान को आर्थिक रूप से रोकने लगा। तेल और इस्पात की आपूर्ति बंद कर दी। जापान को यह सीधा युद्ध की चुनौती लगा। और फिर आया 7 दिसंबर 1941, एक रविवार की सुबह। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर पर जापान ने बिना चेतावनी के हमला कर दिया। जंगी जहाजों को निशाना बनाया गया। हजारों सैनिक मारे गए। अमेरिकी जनता में सदमे की लहर दौड़ गई। अब अमेरिका शांत नहीं रह सकता था। 8 दिसंबर को उसने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और जब अमेरिका युद्ध में कूदा तो जर्मन और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब युद्ध 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। पहला ध्रुवी राष्ट्र, जिसे एक्सिस पावर्स कहा गया, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। मित्र राज्य, जिसे एलाइड पावर्स कहा गया, और इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और फ्रांस शामिल थे। दुनिया जल रही थी। आसमान में लड़ाकू विमान गरजते थे। समुद्र में पनडुब्बियां दुश्मनों को डुबो रही थी और जमीन पर सैनिक 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे। साल 1942। अब तक हिटलर के पास सब कुछ था, ताकत, जमीन, समर्थन और अपने दुश्मनों पर बढ़त। लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल अब सामने आने वाली थी। एक शहर जो उसकी हार की शुरुआत बना, स्टालिनग्रेड। स्टालिनग्रेड यानी सोवियत संघ का एक औद्योगिक और भावनात्मक शहर। हिटलर को लगता था कि अगर वह इस शहर को जीत ले तो पूरे सोवियत संघ का हौसला टूट जाएगा, और उसने अपनी सबसे बड़ी सेना उस ओर भेज दी। सैकड़ों टैंक, लाखों सैनिक, हजारों टन गोला बारूद, सबको झोंक दिया गया एक शहर को जीतने के लिए। लेकिन सोवियत संघ झुका नहीं। वो लड़े, घर घर, गली गली और ईंट ईंट तक लड़े। सर्दी आई, बर्फ जमी और जर्मन सेना वहीं फंस गई। खाने का सामान खत्म हो चुका था। गोला बारूद घटता गया और सोवियत सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। 2 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिक फंस गए और अंत में हिटलर की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था। अब हिटलर पीछे हटने लगा। उधर उत्तरी अफ्रीका में भी हिटलर की सहयोगी सेना इटली मात खा रही थी। ब्रिटिश कमांडर मोंटगोमरी और अमेरिकी जनरल आइजनहावर ने मिलकर अफ्रीका में ध्रुवी राष्ट्रों को हराया। 1943 में इटली हार गया और जनता ने मुसोलिनी को सत्ता से गिरा दिया। इटली के बाद मित्र राष्ट्रों ने सिसिली और इटली में सैनिक उतारे। अब जर्मनी को हर तरफ से घेर लिया गया था। इस बीच हिटलर की नीतियां और अधिक क्रूर हो गई थी। उसने यहूदियों, रोमा जो एक घुमंतु समुदाय था, विकलांगों और कई अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर फैलाया। जर्मन कब्जे वाले देशों में होलोकॉस्ट चलाया गया। यह एक सुनियोजित नरसंहार था। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की हत्या कर दी गई। उन्हें ट्रेन में भरकर कैंपों में भेजा गया। गैस चैम्बरों में इंसान मारे गए, जिंदा जलाए गए और उन्हें भूखा रखा गया।
दुनिया को इन अत्याचारों की पूरी सच्चाई बाद में पता चली, लेकिन यह इतिहास की सबसे काली घटनाओं में से एक बनी। अब जर्मनी के सैनिक पीछे हटने लगे थे। मित्र राष्ट्र ने धीरे धीरे फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड को आजाद करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा दिन अब आने वाला था, डी डे। साल 1944। जर्मनी की सेना अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी, लेकिन हिटलर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह मानता था कि कोई चमत्कार उसे फिर से जितवा सकता है, पर अब चमत्कार की नहीं, योजना और साहस की जरूरत थी, और मित्र राष्ट्रों के पास ये दोनों थे। 6 जून 1944 इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला हुआ, डी डे। हजारों जहाज और करीब 3 लाख से ज्यादा सैनिक फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर उतरे। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के इन सैनिकों ने जर्मन किलेबंदी को तोड़ना शुरू किया। शुरुआत में बहुत भारी नुकसान हुआ, हजारों सैनिक वहीं समुद्र किनारे मारे गए और अंततः तट टूट गया। इस दिन को कहते हैं युद्ध का निर्णायक मोड़। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस को आजाद कराया, पेरिस फिर से स्वतंत्र हुआ और धीरे धीरे वे जर्मनी की सीमा तक पहुंचने लगे। उधर पूरब में सोवियत संघ की रेड आर्मी भी हमला कर रही थी। अब हिटलर के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। सामने अमेरिका और ब्रिटेन और पीछे रूस था। लेकिन जर्मनी ने एक आखिरी कोशिश की, बैटल ऑफ द बुल्ज। यह थी बर्फीले जंगल में जर्मनी की अंतिम बड़ी लड़ाई। हिटलर चाहता था कि एक बड़ा झटका देकर युद्ध का पासा पलट दे, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने उसे भी रोक दिया। अब बर्लिन के ऊपर काले धुएं के बादल छा चुके थे। अप्रैल 1945 सोवियत सेना ने बर्लिन पर हमला कर दिया। चारों तरफ से गोलियों की बारिश, बमबारी, टैंक और मौत का सन्नाटा था। हिटलर, जो कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति समझता था, अब वह एक तहखाने में छिपा बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ और एकदम अकेला। 30 अप्रैल 1945 को उसने खुद को गोली मार ली। मुसोलिनी को इटली में जनता ने फांसी पर चढ़ा दिया और एक हफ्ते बाद 8 मई 1945 जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जर्मनी की हार के बाद यूरोप में शांति लौटने लगी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पूरब में अब भी लड़ाई जारी थी और वो लड़ाई अमेरिका वर्सेस जापान के बीच अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चीन, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में हजारों सैनिक तैनात कर रखे थे। अमेरिका धीरे धीरे जापान के द्वीपों की तरफ बढ़ रहा था, एक एक करके टापुओं पर कब्जा करता जा रहा था। लेकिन हर टापू पर लड़ाई बहुत खूनी होती। जापानी सैनिक आखिरी दम तक लड़ते, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करते। अमेरिकी सरकार को लगने लगा कि अगर इसी तरह जापान पर कब्जा करना पड़ा तो लाखों सैनिक मारे जाएंगे, और तभी उन्होंने इतिहास का सबसे भयानक फैसला लिया। एक गुप्त वैज्ञानिक परियोजना जिसे कहा गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसमें दुनिया के सबसे होशियार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार तैयार किया था जो सिर्फ एक बार गिराने से पूरा शहर मिटा सकता था, जिसे कहा गया परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया गया। एक तेज सफेद रोशनी और फिर आग का एक तूफान। पलक झपकते ही 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए और अगले कुछ हफ्ते में मरने वालों की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। शहर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फिर भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। 9 अगस्त 1945 दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया, जिसका नाम था फैट मैन। यहां भी लगभग 70,000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इन 2 बमों ने सिर्फ शहर नहीं जलाए, मानवता को झकझोर दिया। 14 अगस्त 1945 को जापान ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। 2 सितंबर 1945 को आधिकारिक रूप से युद्ध खत्म होने की घोषणा की गई। 6 साल, 100 से अधिक देश और लगभग 8 करोड़ जाने। यह था इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दुखद युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। आज जब हम स्कूल में किताबें पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं तो शायद हमें सिर्फ आंकड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे आंसू, चीखें, परिवारों का बिखरना और मानवता की करह छुपी होती है। इस युद्ध से सिखाया कि अगर घृणा, सत्ता और नस्ल भेद पर आधारित सोच हावी हो जाए तो दुनिया कितनी जल्दी बर्बादी की तरफ जा सकती है। और इसलिए हमें शांति, समानता और समझदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।